आज का टॉपिक है ग्रीन रेवोल्यूशन और हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है और इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो चलिए हम लोग उसका स्टार्ट करते हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशंस क्या है। ग्रीन रेवोल्यूशंस का मतलब कि हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शंस पे एक क्वांटम जंप हुआ बाय द यूज़ ऑफ हाई यील्ड वैरायटीज़ को, फर्टिलाइजर्स को यूज़ किए, पेस्टिसाइड को यूज़ किए और उसके साथ साथ हम लोगों ने इरिगेशन फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड किए, मल्टीपल क्रॉपिंग को अडॉप्ट किए और एक मॉडर्न मैकेनाइज इम्प्लीमेंट जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्ट एक्सेट्रा, इन सारे चीज़ को यूज़ करके हम अपने फूड ग्रेन प्रोडक्शंस पे एक क्वांटम जंप पाए। इसी को हम लोग बोला जाता है कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशंस है। फिर से एक बार कि ग्रीन रेवोल्यूशंस क्या है। ग्रीन रेवोल्यूशंस का मतलब कि हम अपने फूड ग्रेन प्रोडक्शंस पे हम लोगों ने क्वांटम जंप पाया बाय द यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज़, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड को यूज़ करके और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने अपने इरिगेशन फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड किया, मल्टीपल क्रॉपिंग को अडॉप्ट किया और एक मॉडर्न मैकेनाइज इम्प्लीमेंट्स जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्ट, इस सारा चीज़ को यूज़ करके हमने एक क्वांटम जंप पाया अपने प्रोडक्शंस पे, अपने फूड ग्रेन प्रोडक्शंस पे। तो इसी को बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है सबसे पहले डॉक्टर विलियम एस गॉट के माइंड पे आया कि हम अपने फूड ग्रेन प्रोडक्शंस, जो मेरा फूड ग्रेन प्रोडक्शंस है, हम उसको ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, हम उन पे प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ रैपिड डिफ्यूज़न ऑफ सेमी डॉर्फ व्हीट एंड राइस वैराइटीज़। एक सेमी डॉर्फ व्हीट एंड राइस वैराइटीज़ को यूज़ करके हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर विलियम एस गॉड जो है ये ग्रीन रेवोल्यूशंस को सबसे पहले इसके माइंड पे आया। ठीक, और वो जो सीड जो था, हमारे जो डॉर्फ वैराइटीज़ ऑफ व्हीट जो सीड्स था, डॉक्टर नॉर्मन ई बॉरलैग ने उस सीड्स को प्रोड्यूस किया और ये बेसिकली अमेरिकन बाउंड थे और एक काम करता था इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट में, और इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था 1970 में। तो इसीलिए डॉक्टर नॉर्मन ई बॉरलैग को बोला जाता है कि भाई फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही जो है एक डॉर्फ वैराइटीज़ ऑफ व्हीट को प्रोड्यूस किया था, डॉक्टर नॉर्मन ई बॉरलैग, और इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला 1970 में। तो और इंडिया में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन ये जो सीड जो था सेमी डॉर्फ वैराइटीज़ ऑफ व्हीट जो था, इंडिया में जो लाया गया था एम.एस. स्वामीनाथन के लीडरशिप पे। ठीक है, तो इसीलिए एम.एस. स्वामीनाथन को हम लोग बोला जाता है कि भाई एक इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशंस है। क्यों? क्योंकि इसके लीडरशिप पे लाया गया था हाई यील्डिंग वैराइटीज़ ऑफ व्हीट इंडिया में। ठीक है, तो एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशंस नहीं है, बल्कि वो इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशंस है। और डॉक्टर नॉर्मन ई बॉरलैग जो है ये क्या है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशंस है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही जो प्रोड्यूस किया था डॉर्फ वैराइटीज़ ऑफ व्हीट को, मतलब HYV जो हाई यील्डिंग वैराइटीज सीड्स था, डॉक्टर नॉर्मन ई बॉरलैग ही प्रोड्यूस किया था और एम.एस. स्वामीनाथन के लीडरशिप पे इंडिया में लाया गया था। तो इसीलिए उसको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, या फिर उसको इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया है इंडिया में, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक एडप्शंस किया न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजीज़, ठीक, जो 1960 में लाया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि हम अपने एक सेल्फ सफिशिएंट फूड प्रोडक्शंस कर सकें। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है 1960 के टाइम में जो है हम फूड ग्रेन्स को जो है इंपोर्ट्स करते थे USA से, और US जो थे काफ़ी ख़राब क्वालिटी का फूड जो है वहाँ से एक्सपोर्ट करता था। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे उन्होंने बोला कि नहीं, अब जो है हम अपने फूड प्रोडक्शन खुद करेंगे और एक सफिशिएंट अमाउंट पे करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है ग्रीन रेवोल्यूशंस का एक मेन मोटिव था कि हम अपने प्रोडक्शन जो है, हम अपने फूड ग्रेन प्रोडक्शन को एक सफिशिएंसी करें, एक सेल्फ सफिशिएंसी करें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स था फूड ग्रीन रेवोल्यूशंस का। तो पहला ऑब्जेक्टिव था कि जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड इनपुट्स है उसको सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल करवाना है।
पहला ऑब्जेक्टिव था। और दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि जो भी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ है, फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो बना रहा है उसको इंकरेज करना है, उसको इंकरेज करना है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्ट कर सके इस फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ को और मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से, ताकि लोगों को मिले और लोग जो है अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सके और बढ़ा सके। और तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि आइडेंटिफाई करो और कोऑर्डिनेट करो एग्रीकल्चर रिसर्च एक्टिविटीज़ से, मतलब कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एक रिसर्च एक्टिविटीज़ होना चाहिए ताकि हम अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। चौथा इसका ऑब्जेक्टिव था कि हम इंटेंसिफाई एग्रीकल्चर एक्सटेंस सर्विसेज इन सेलेक्टेड एरियाज़, कि कुछ सेलेक्टेड एरियाज़ मतलब कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रही है बहुत अच्छे से, तो उसको और भी ज़्यादा जो है एक फैसिलिटीज़ दिया जाए ताकि और भी जो है वहाँ से प्रोडक्शंस अच्छी हो। ठीक है, तो इसका चौथा ऑब्जेक्टिव था। पांचवा ऑब्जेक्टिव था कि प्रोवाइड फार्मर्स को जो है क्रेडिट दिया जाए जो फार्मर्स इन काम को कर रहा है, जो फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो सीरियल्स हो या फिर जो भी व्हीट या फिर राइस को जो प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको क्रेडिट फैसिलिटीज़ मुहैया कराया जाए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक, और उसके साथ साथ एक प्राइस पॉलिसीज़ को भी स्टेबल बनाए रखना है। इसका ऑब्जेक्टिव था हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशंस का। अब इसका अगर हम देखा जाए कि कोर कंपोनेंट, इसका कोर कंपोनेंट क्या था एग्रीकल्चर स्ट्रेटजीज़ का, तो पहला कोर कंपोनेंट था कि यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज़ करें एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, ताकि हम अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को जल्दी बढ़ा सकें और अपने फूड ग्रेन प्रोडक्शंस को जल्दी में जो है एक आउटपुट को हम लोग क्या कर सके, बढ़ा सके बाय द यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज़ इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। और दूसरा इसका कोर कंपोनेंट्स क्या था कि जो हम लोग फर्टिलाइजर्स को यूज़ करें, मैन्यूर्स को, केमिकल को यूज़ करें। और तीसरा क्या था कि फार्मर को इंक्रेज करें कि आप एक ही लैंड पे दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को उपजाएं, और इसी को हम लोग बोला जाता है कि मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न। तो कहने के मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न पे भी ध्यान दिया गया। इसका तीसरा कोर कंपोनेंट था हमारे एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजीज़ का। चौथा था कि फार्मर्स को जो है कि मैकेनाइजेशन से इसको जोड़ा जाए, ताकि फार्मर्स जो है ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, पंप सेट, इन चीज़ों को यूज़ करें ताकि अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को एफिशिएंट और एक सफिशिएंट अमाउंट पे बढ़ा सकें। और पांचवा था कि भाई बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ दिया जाए फार्मर्स को। ठीक है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, इरिगेशन से, वेयर हाउसिंग, मार्केटिंग फैसिलिटीज़, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस को भी डेवलप किया जाए। और उसके साथ साथ एक प्राइस इंसेंटिव जो प्रोविजंस है हमारे MSP पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस पे, तो उसको भी जो है ध्यान रखा जाए, फार्मर्स को सिक्योर किया जाए, उसको इंसेंटिव दिया जाए ताकि फार्मर्स का भी एक मोटिव बना रहे और वो एक एफिशिएंट तरीका से और एक क्वांटिटिव तरीका से वो क्या करें, प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो इसका मेन कोर कंपोनेंट था हमारे एग्रीकल्चर स्ट्रेटजीज़ का। अब हम देखते हैं कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या रहा हमारे ग्रीन रेवोल्यूशंस का। तो ग्रीन रेवोल्यूशंस का इम्पैक्ट जो था दो तरीक़ा से पड़ा, पहला क्वांटिटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। क्वांटिटिव का मतलब हो गया कि भाई हम लोगों ने कितना इंक्रीज़ किया अपने एग्रीकल्चर आउटपुट को, उसको बोला जाता है क्वांटिटिव चेंजेस। जाहिर सी बात है, जब हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशंस लाया गया तो हम लोगों ने अपने आउटपुट पे क्या काफ़ी हद तक इंक्रीज़ किया, तो इसी को बोला जाता है कि हम लोगों ने क्वांटिटिव चेंजेस भी पाया और उसके साथ साथ हम लोगों ने क्वालिटेटिव चेंजेस भी पाया। क्वालिटेटिव चेंजेस का मतलब कि हम लोगों ने एडॉप्शन ऑफ मॉडर्नाइज्ड टेक्नोलॉजी, हम लोगों ने एक एडॉप्शंस किया टेक्नोलॉजी का जो मॉडर्नाइज था एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो उन चीज़ों को भी हम लोगों ने अडॉप्ट किया। अब हम देखते हैं कि इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे। ठीक है, तो पहला अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें ग्रीन रेवोल्यूशंस का, तो स्कैप्चुलर, यहाँ पे स्कैप्चुलर लिखा हुआ है, छूट गया यहाँ पे, स्कैप्चुलर इंक्रीजिंग इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस। हम क्या किए कि अपने एग्रीकल्चर आउटपुट को जो है काफ़ी हद तक इंक्रीज़ किया, एक शानदार इंक्रीज़ हुआ हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस का। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम लोग मेजर डायरेक्ट इफेक्ट अगर हम देखें ग्रीन रेवोल्यूशंस का, तो एक शार्प इंक्रीज़ जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस, एक शार्प इंक्रीज़ हुआ एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस पे। जैसे एज ए रिज़ल्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजीज़, जो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजीज़ जो था, हम लोगों ने काफ़ी सब्सटेंशियल इंक्रीजमेंट हुआ एग्रीकल्चर आउटपुट पे, मतलब फूड ग्रेन आउटपुट पे। तो अगर एक डाटा के साथ अगर हम कंपेयर करें तो हमारा जो थर्ड
थर्ड 5 ईयर प्लान में जो हम फूड ग्रेन प्रोड्यूस करते थे वो 11.1 मिलियन टन्स, और 1995-1996 में जो है वो 63 मिलियन टन्स हो गया। तो एक रैपिड इंक्रीजमेंट देखने को मिला हमारे फूड ग्रेन आउटपुट पे। तो कहना कि हम स्कैप्चुलर का मतलब शानदार, एक शानदार इंक्रीज जो है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस पे हुआ। और दूसरा देखते हैं कि हमारा इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी मतलब होता है कि जो एक पर हेक्टर पे इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, उसी को हम लोग बोला जाता है प्रोडक्टिविटी। तो हमारा प्रोडक्टिविटी भी जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। जब ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले जो हमारा प्रोडक्टिविटी थी पर हेक्टर की वो काफ़ी कम थी, लेकिन जैसे ही हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया अपनी कंट्री पे, तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी जो हमारे एग्रीकल्चर जो है, बेसिकली प्रोडक्टिविटी हम क्या बोले कि मेजर किया जाता है कि यील्ड, उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी पर हेक्टर कितना है, तो वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। ठीक, अब तीसरा हम देखते हैं कि इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट पे भी जो है काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशंस को अडॉप्ट किया तो हमारा क्या हो गया कि फूड प्रोडक्शंस क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो फूड प्रोडक्शंस जब ज़्यादा हो गया तो मार्केट पे क्या हो गया, सरप्लस हो गया। तो एक क्या हो गया कि फैक्ट देखिए, हम लोगों ने क्या किया एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे, जब हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया ग्रीन रेवोल्यूशंस को, तो हम लोग का क्या हो गया कि प्रोडक्शंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो प्रोडक्शंस काफ़ी हो गया, तो हम लोग का एक रॉ मटेरियल हो गया इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल हो गया, तो जो इंडस्ट्री 10 साल से ठप करके बैठा हुआ था, तो अब उसके लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। अब वो फैक्ट्री क्या हो गया, चलेगा। अब इस फैक्ट्री को क्या चाहिए, लेबर चाहिए। तो अभी लेबर को क्या मिल गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गया। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर जो है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। ठीक, वेरियस सेक्टर में यार, जैसे माइलिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, वेयर हाउसिंग में। ठीक है, वेयर हाउसिंग में भी जो उन्होंने काफ़ी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस किया, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया। ठीक, अब चौथा हम देखते हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन, एक प्राइस को भी स्टेबल किया। जैसे हम लोगों ने न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, तो उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने प्रोडक्शंस को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ किया। तो जब इंक्रीज़ किया तो हम लोगों के मार्केट में क्या हो गया, एक सरप्लस फूड ग्रेन हो गया। तो जब मार्केट पे सरप्लस फूड ग्रेन हो गया तो मेरा क्या प्राइस क्या हो गया, स्टेबल हो गया, क्योंकि मेरा सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा है और डिमांड ठीक ठाक है, हद तक है, तो मेरा प्राइस भी क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि प्राइस जो है बेसिकली डिटरमाइन किया जाता है डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ही। और पांचवा हम देखें तो स्ट्रेंथनिंग लिंकेजेस विद इंडस्ट्रीज़, और इंडस्ट्रीज़ के साथ जो है काफ़ी एक लिंकेजेस देखने को मिला। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के जब प्रोडक्शन बढ़ा तो इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया, इसके लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। तो ये जो है इसके लिए क्या हो गया, एक रॉ मटेरियल को देगा, ले भाई तू रॉ मटेरियल लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि भाई इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल मिल गया। अब क्या करेगा कि फार्मर डिमांड करेगा कि भाई इक्विपमेंट का, जैसे फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, थ्रेसर हो गया, हार्वेस्टर्स हो गया, तो ये सब क्या करेगा, डिमांड करेगा। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ को भी क्या होगा कि यहाँ पे उसका डिमांड इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो कहीं एक लिंकेज देखने को मिल रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज़ से। ठीक है, अब देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑन लैंडलेस लेबरर पे भी जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। जैसे हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशंस को अडॉप्ट किया तो हमारा क्या हो गया कि जैसे हार्वेस्ट के टाइम में जब कटाई होती है, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, प्रोडक्शन के बाद उसको संभालने के लिए भी तो क्या चाहिए, लेबर चाहिए उसको कटाई के लिए। तो यहाँ पे उसको लेबर का भी क्या होगा, डिमांड इंक्रीज़ हुआ। तो कहने कि इसका भी सिचुएशन जो पहले था वो भी इम्प्रूव्ड हुआ बाय द यूज़ ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशंस करके। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो पहले डेवलप्ड किया था वो हाई इल्ड वैल्यू सीड जो था वो पहले व्हीट और राइस के लिए डेवलप किया था, बट बाद में जो मिलेट और कॉर्न के लिए भी जो है वो डेवलप्ड किया। ठीक, तो यही इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव है और कौन इसको इंट्रोड्यूस किया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है और फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहेंगे, और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन पे। तो आई होप आप लोगों को टोटल समझ में आ गया होगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच।